Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय या फिर पित्त की थैली, और बाइल डक्ट यानी पित्त वाहिका या फिर पित्त की नली। आज सेहत में हम आपको बताएंगे इनमें होने वाले कैंसर के बारे में। इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट कैंसर। पर उससे पहले ये समझ लीजिए कि आपका गॉल ब्लैडर यानी जो पित्ताशय है, जो पित्त की थैली है, वो काम क्या करती है। देखिए, ये पित्त की थैली जो होती है वो पेट के ऊपरी हिस्से में सीधे हाथ की तरफ होती है, यानी राइट हैंड साइड, लिवर के ठीक नीचे। इसका मेन काम होता है जो बाइल यानी पित्त हमारे लिवर के अंदर बन रहा है उसे इकट्ठा करना। जब भी हम कुछ ऐसा खाना खाते हैं जिसमें फैट होता है, तब ये बाइल गॉल ब्लैडर से निकलता है और छोटी आंत में जाता है, फिर उस फैट वाले खाने को पचाने में मदद करता है। ये हुआ गॉल ब्लैडर पर एक छोटा सा क्रैश कोर्स। अब आते हैं गॉल ब्लैडर के कैंसर पर। साल 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी थी और उसके मुताबिक बिहार में खास तौर पर गॉल ब्लैडर के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश में इसके केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब डॉक्टर भी इससे काफ़ी परेशान हैं। 85% पेशेंट्स डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब कैंसर बहुत बढ़ चुका होता है। तो सबसे पहले जानते हैं गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट कैंसर क्यों होता है और इसके लक्षण क्या हैं। गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट कैंसर किस कारण से होता है ये एविडेंट तो नहीं है, बट इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जब हम किसी को रिस्क फैक्टर कहते हैं, इससे ये होता है कि अगर ये वाली चीज़ें हों पेशेंट्स में तो चांसेस कैंसर के होने की बढ़ जाती है। इसके एग्जांपल्स दिए जाते हैं, जैसे कि किसी को गॉल ब्लैडर में बड़े स्टोन हों और वो नेग्लेक्ट हो जाए, काफ़ी दिन तक रहें। कई पेशेंट जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है कैंसर्स की, गॉल ब्लैडर या बाइल डक्ट की, उनमें इंडिया में कुछ बेल्ट है, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो बेल्ट है जिसको गैंगेस डेल्टा कहते हैं, इसमें इंसिडेंस गॉल ब्लैडर कैंसर की ज़्यादा पाई गई है। किस कारण से? कई बार डाइटरी फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड इंडस्ट्री रिलेटेड चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होते हैं, बट ये पिन पॉइंट करना मुश्किल है। कई बार पुअर सैनिटेशन की वजह कर वर्म इन्फेक्टेशन यानी कीड़े यानी जो कृमि इन्फेक्शंस होते हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं, जिसकी वजह कर रिस्क फैक्टर्स बाइल डक्ट कैंसर्स के बढ़ जाते हैं। टाइफाइड इन्फेक्शन अगर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से हो तो इसको भी इनडायरेक्टली रिलेट किया जाता है गॉल ब्लैडर कैंसर से। तो ये कुछ कारणें हैं जिसकी वजह कर रिस्क गॉल ब्लैडर या बाइल डक्ट के कैंसर बढ़ जाते हैं, बट एग्जैक्टली किस वजह कर होता है ये कहना पॉसिबल नहीं है। गॉल ब्लैडर या बाइल डक्ट कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो कई बार बहुत वेग होते हैं। इसको समझा इस तरह से जाता है कि जब कैंसर एक साइजेबल, एक कंप्लीट साइज अटेन करता है तभी जाके कोई सिम्टम होता है। जनरली पेन का होना, जो कि पेट के राइट साइड ऊपर के हिस्से में कई बार काफ़ी लेट से पता चलता है। पेशेंट को नॉन स्पेसिफिक सिम्टम जैसे भूख ना लगना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब कभी ये साइज़ बढ़ जाता है तो आसपास जब ये बाइल डक्ट को कंप्रेस करने लगता है तो पेशेंट को जॉन्डिस यानी पीलिया होता है। इस तरह के सिम्टम अगर आपको परसिस्टेंट रहते हों और 2-3 हफ्ते परसिस्टेंट हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में यही सलाह होता है कि आप इमीडिएटली किसी डॉक्टर से कंसर्न करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वज़न कम हो रहा है और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि किस कारण से हो रहा है, तो ये कुछ लक्षणें हो सकती हैं जिसमें इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वेरी सिंपल सा प्रिंसिपल ये है कि अगर हम कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो जनरली वो अर्ली स्टेज में पता चल जाती है। अगर अर्ली स्टेज में हम टाइमली ट्रीट करें तो शायद यही एक स्टेज है जहाँ पे इसको हम कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। जब भी कोई अलार्मिंग सिम्टम्स, जैसे मैंने भी बताया, जो लक्षण हो उस तरह की चीज़ें नज़र आती हों और वो इमीडिएटली डॉक्टर के अटेंशन में आ जाए, जिसमें टाइमली इन्वेस्टिगेशंस किया जाए, तो वी कैन डिटेक्ट अर्ली एंड अर्ली डिटेक्ट फाइंड द कैंसर्स अर्ली। और जब ये अर्ली मिलता है तो इसका ट्रीटमेंट भी क्यूरेटिव होता है और इसमें लॉन्ग टर्म आउटकम यानी लॉन्गिविटी ज़िंदगी की बढ़ जाती है। इस तरह के कैंसर को डायग्नोज करना, स्टेप 1 इज़ कि जो सिम्टम्स हैं उसको इग्नोर ना करें, इमीडिएटली डॉक्टर के पास आएँ। जनरली सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो हमेशा अवेलेबल है। इट इज़ वेरी सेफ़ एंड चीप।
एंड इमीडिएटली इससे पता चल जाती है कि किस जगह गांठ है और किस कारण से पीलिया है। एक बार हमें ब्रीफ पता चल जाता है कि किस वजह कर ये है तो एक सीटी स्कैन या पेट सीटी स्कैन एंड एमआरआई, ये सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिससे कि बीमारी के स्टेज का पता चलता है। ये सारे इन्वेस्टिगेशन ओपीडी बेसिस पे होता है, हार्डली हाफ एन आवर लगते हैं। इट आर ऑल पेशेंट फ्रेंडली होता है, इससे कोई पेशेंट के शरीर को साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। वंस हमें ये स्टेज का पता चल जाता है तो हम सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं। जो गॉल ब्लैडर कैंसर या बाइल डक्ट कैंसर का मेन ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब गॉल ब्लैडर कैंसर होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि सटे हुए लीवर आसपास के जो बाइल डक्ट के लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे वो फैल सकता है। तो इसमें प्लान ये करते हैं कि गॉल ब्लैडर, इसमें जो सर्जरी होती है इसमें गॉल ब्लैडर, लीवर का थोड़ा सा हिस्सा और आसपास के जो लिम्फ नोड्स हैं उन सबको एक सिंगल एनवलप में इसको निकालना चाहिए। वंस हम ये सारा निकाल देते हैं तो इसको हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं, जिससे फाइनल रिपोर्ट आती है, जिसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि ऐसे मरीज़ों को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। जनरली ये जो ऑपरेशन होता है ये 2 से 3 घंटे चलता है। इसमें पेशेंट को हॉस्पिटल 5 से 7 दिन रहना पड़ता है। जनरली पेन मैनेजमेंट बहुत एप्ट हो चुका है। पेशेंट आफ्टर 6 to 8 आवर वॉक करना शुरू कर देता है, नॉर्मल डाइट 5-6 दिन में, और अनदर 2 वीक्स में वो अपने काम को जा सकता है। इसमें कई लोग ये डरते हैं कि हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी अगर हम सर्जरी के बाद या पहले लें तो इससे हमें साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, जिसमें एक कॉमन चीज़ है कि अब चीज़ें क्योंकि इम्प्रूवमेंट हो गई है, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी पेशेंट फ्रेंडली हो गया है, जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो टेम्प्रेरी हैं और विद इन 3 to 6 months इट रिवर्सेस बैक। गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं, इसलिए जो लक्षण डॉक्टर साहब ने बताए हैं अगर आपको वो नोटिस हो रहे हैं, आप उनको महसूस कर रहे हैं तो जांच जरूर करवाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। हमारे देश में दुनिया भर के मुकाबले सबसे अंडरवेट बच्चियां पैदा हो रही हैं। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। जब परिवार में कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तब घर के बड़े बुजुर्ग उसे पौष्टिक खाने की खूब सलाह देते हैं। अगर माँ हेल्दी खाएगी तो उसकी डाइट भी सही होगी और जो बच्चा है उसको पर्याप्त पोषण मिलेगा। बच्चे को पोषण की कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं या जो दिक्कतें हैं वो नहीं होंगी। पर अगर माँ के शरीर में पर्याप्त पोषण की कमी है तो उसका असर प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे पर भी पड़ता है। अब चाहे पोषण की कमी उसके शरीर में हमेशा से रही हो या फिर प्रेगनेंसी के वक्त ही शुरू हुई हो। लैंसेट की एक रिसर्च सामने आई है जिसका कहना है कि भारत में काफी बच्चे कुपोषित होते हैं। क्यों, इसका जवाब भी इसी रिपोर्ट में है, लेकिन उससे पहले देश में कुपोषण का हाल जान लीजिए। 2022 के आंकड़ों से ये पता चलता है कि 5 साल से लेकर 19 साल की उम्र के बीच की 3.5 करोड़ लड़कियां कुपोषित हैं और 4 करोड़ 20 लाख लड़के कुपोषित हैं। इस रिपोर्ट को देखने और समझने के बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर मजीद इज़्ज़ाती ने बच्चों को होने वाले कुपोषण की वजह भी बताई। देखिए, देश में 50% प्रेग्नेंट महिलाओं में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जैसे कि आयरन और विटामिन B12। इसकी वजह क्या है, चलिए समझते हैं। भारत में 25% किशोर अवस्था की लड़कियां कुपोषित होती हैं। वजह है 3 साल की उम्र तक सही खान पान ना दिया जाना। प्रोफेसर मजीद इज़्ज़ाती का कहना है कि जिन महिलाओं की हाइट 145 सेंटीमीटर से कम होती है और वजन 35 किलो से कम होता है, ऐसी महिलाएं कमजोर और कम वजन के बच्चों को जन्म देती हैं। लड़कियों की डाइट और हेल्थ पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उनके शरीर में पोषण की कमी होगी, जिसका असर उनकी सेहत पर तो पड़ेगा ही, होने वाले बच्चे की सेहत पर भी इसका असर होगा। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। क्या है वाटर फास्टिंग, जो वजन घटाने के लिए सोशल मीडिया पर खूब पॉपुलर हो रही है। एक्सपर्ट से जानते हैं ये करना ठीक है या नहीं। वजन घटाने के लिए लोग अक्सर फास्टिंग यानी कुछ नहीं खाने का तरीका अपनाते हैं और ऐसे में वाटर फास्टिंग नाम का एक ट्रेंड आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है सोशल मीडिया पर। वाटर फास्टिंग क्या है,
देखिए, जैसा कि नाम से आप समझ ही सकते हैं, इसमें पानी के अलावा और कुछ भी नहीं लिया जाता। लेकिन क्या इससे वाकई वजन घटाने में मदद मिलती है और क्या इस तरह बिना कुछ खाए सिर्फ पानी पर जीना सेफ है? ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी से। वेट लॉस के लिए एनर्जी बैलेंस करना सबसे ज़रूरी होता है। जितनी एनर्जी हम खाने के जरिए ले रहे होते हैं उससे ज़्यादा खर्च करनी होती है, तभी हमारी बॉडी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाती है। मतलब हमारे शरीर में जो जमा हुआ फैट है, एनर्जी के लिए उसका इस्तेमाल होता है, जिससे वजन कम होता है। सुनीता कहती हैं कि अगर आप 1-2 दिन के लिए वाटर फास्टिंग फॉलो करते हैं तो ये अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन हो सकता है, जिससे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। जाहिर है कि अगर आप पूरे दिन कुछ नहीं खा रहे हैं, सिर्फ पानी पी रहे हैं, तो एनर्जी के लिए शरीर में स्टोर हुआ जो फैट है वो इस्तेमाल होता है। हालांकि सुनीता के मुताबिक इस तरह से हुआ फैट लॉस लंबे समय तक नहीं रहेगा। इसकी वजह यह है कि आप कितने दिनों तक सिर्फ पानी पर जिंदा रह पाएंगे। सामान्य खान पान पर लौटने के बाद अगर स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वजन दोबारा बढ़ जाएगा। वाटर फास्टिंग में कोई पोषक तत्व ना मिलने के कारण आपको बहुत सारी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो इस तरह की कोई भी डाइट बिल्कुल खुद से तो फॉलो मत करिए, किसी एक्सपर्ट से मिलिए, ये समझिए कि आपके लिए वो डाइट ठीक है या नहीं। पर जहाँ तक रही बात वाटर फास्टिंग की, केवल पानी पर जिंदा रहने की सलाह कोई भी एक्सपर्ट आपको कभी भी नहीं देगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी खतरनाक है। आपके शरीर के अंदर पोषण की कमी हो जाएगी, विटामिन, प्रोटीन्स, इन सब की कमी हो जाएगी, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको और बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। इस वजह से ये डाइट बिल्कुल अवॉइड करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक ज़रूरी सूचना, चुनाव आ रहे हैं, जल्द ही शुरू होगी चुनाव यात्रा। ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम कहाँ पहुंचे, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या है कवरेज की वजह? वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास? मेरी सीट मेरा फैक्टर भेज दीजिए मेल chunav@lalontop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।